हेलो एवरीवन। कल हमने 14th नंबर के क्वेश्चन तक डिस्कशन किया है। अब 15th नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे 40-50 क्वेश्चन कवर कर लें। तो देखते हैं। एज पर रेगुलेशन, सीलियम हस्क यूज्ड एज अ परमिटेड प्रीबायोटिक इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ड्राई सीड कोट्स ऑफ। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीबायोटिक क्या होते हैं, प्रोबायोटिक क्या होते हैं। तो प्रोबायोटिक जो होते हैं वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। और प्रीबायोटिक क्या होते हैं? प्रीबायोटिक प्रमोट करते हैं प्रोबायोटिक की ग्रोथ को इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। अब प्रीबायोटिक की अगर हम डेफिनेशन देखें, ये तो हमने नॉर्मल देख लिया कि प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की मतलब ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। और प्रीबायोटिक जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड इंग्रेडिएंट होते हैं जो नॉन डाइजेस्टिबल होते हैं और बेनिफिशियल होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। जो कौन से माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए? स्पेसिफिक माइक्रोब की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए वो माइक्रोब हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं। तो अल्टीमेटली प्रीबायोटिक जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर तो नॉर्मल ये पूछा गया है कि सीलियम हस्क जो है वो कौन से सीड कोट से बनता है। तो आंसर जो आ जाएगा प्लांटेगो ओवाटा फोस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी हेल्थ रिलेटेड स्टेटमेंट मैंडेटरी है जो कि कैपिटल और बोल्ड लेटर में दी जानी चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल के पैकेज में। ये स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल के पैकेज में। तो देखो, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज़, ये स्टेटमेंट मैंडेटरी है कि हर न्यूट्रास्यूटिकल के पैकेज में लिखी जाए। उसके अलावा और कौन सी स्टेटमेंट है? जो वर्ड है ना न्यूट्रास्यूटिकल, वो लिखा जाना मैंडेटरी है। और कॉमन नेम जरूरी है कि न्यूट्रास्यूटिकल का कॉमन नेम दिया जाए। और कौन सी स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट भी दी जानी चाहिए कि प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ये भी। उसके अलावा और भी स्टेटमेंट है न्यूट्रासिटिकल रेगुलेशन में दी हुई है। बाकी अगर हम वो रेगुलेशन कभी पढ़ेंगे तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, वेयर इज कोलेकैल्सिफेरॉल सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी? विटामिन D3 को ही हम कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं और ये स्किन में सिंथेसाइज होता है। विटामिन D2 को हम एर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं और D1 को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलप्ड प्रिजर्वेटिव इन फूड। देखो, सब यहाँ पर प्रिजर्वेटिव ही हैं। एल्कोहल प्रिजर्वेटिव एक्शन शो करता है, नाइट्राइट्स, शुगर, सॉल्ट, एसीटेट, बेंजोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, सब प्रिजर्वेटिव एक्शन शो करते हैं। लेकिन जो लैक्टिक एसिड है और अल्कोहल है, ये माइक्रोब्स डेवलप करते हैं फूड में और उससे प्रिजर्वेटिव एक्शन शो होता है। अब जैसे देखो, अल्कोहल जब फर्मेंटेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, वैसे फर्मेंटेशन करते हैं तब लैक्टिक एसिड बनता है। कर्ड हो गया एग्जाम्पल, और ये वाइन वगैरह हो गया, लिकर वगैरह जितना भी। लेकिन बेंजोइक एसिड हम ऐड करते हैं कैंड फूड में, सॉल्ट और शुगर भी हम ऐड करते हैं पिकल्स वगैरह में, नाइट्राइट्स भी हम ऐड करते हैं मीट वगैरह में। तो ये सब प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। लेकिन जब डेवलप्ड की बात की जाए तो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल ये डेवलप्ड प्रिजर्वेटिव हैं। नेक्स्ट, एज पर फूड फोर्टिफिकेशन रेगुलेशन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि हाई फैट, शुगर, सॉल्ट फूड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हाई फैट, शुगर, सॉल्ट जिसमें होता है, ऐसे फूड, प्रोसेस्ड फूड को फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड शुड प्रोवाइड 15 to 30% RDA ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओनली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। ये भी बिल्कुल सही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट को ही यूज़ किया जा सकता है फूड फोर्टिफिकेशन के लिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनको यूज़ नहीं किया जाता फूड फोर्टिफिकेशन के लिए। आयरन यूज़ होता है, वाइटमिन्स यूज़ होते हैं, मिनरल्स यूज़ होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है द फॉर्म ऑफ आयरन यूज्ड फॉर
फोर्टिफिकेशन शुड बी हीम आयरन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हीम फॉर्म का आयरन बिल्कुल यूज नहीं होता फूड फोर्टिफिकेशन के लिए, दूसरे फॉर्म यूज होते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट। नेक्स्ट, इनमें से किसकी डेफिशिएंसी से वाइट स्पॉटिंग होती है नेल्स में? तो राइट आंसर आ जाएगा जिंक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एरोबिक मेसोफिलिक प्लेट काउंट? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मेसोफिलिक की बात, मेसोफिलिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। तो मेसोफाइल्स, हमको ये पता है कि मेसोफाइल्स बेस्ट किस टेम्परेचर में ग्रो होते हैं? 20 से 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ग्रो होते हैं बेस्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि प्रिपेयर्ड प्लेट्स आर इंक्यूबेटेड एट 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 days। अब देखो, इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 20 से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ से हमने एलिमिनेट कर दिया इस ऑप्शन को। बाकी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि डेसिमल डाइल्यूशन ऑफ सैंपल होमोजिनेट एंड प्रिपेयर्ड एंड प्लेटेड, बिल्कुल सही बात है, डाइल्यूशन किया जाता है। देखो, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल रहेगा उतना ईजी नहीं है काउंट करना, क्यों? कब ईजी होगा काउंट करना? जितना ज़्यादा उसको डाइल्यूट कर दिया जाए। देखो, 1 ग्राम अगर मिल्क का सैंपल है और उसको हम स्टेराइल वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं 9 ml, वैसे ही हम डाइल्यूट करते जाते हैं। ये पूरा एक मतलब प्रोसीजर है, इसको अलग से देखना पड़ेगा, लेकिन ये बस समझ लो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जब उसको हम स्टेराइल वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं सैंपल को, तो ईजी हो जाता है बैक्टीरिया को काउंट करना, ठीक है। यूज टू इंडिकेट माइक्रोबियल काउंट फॉर क्वालिटी असेसमेंट ऑफ फूड्स, ठीक है, ये भी सही है, माइक्रोबियल काउंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ कॉलोनीज इन प्लेट विथ 30 to 300 कॉलोनीज आर काउंटेड, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इससे ज़्यादा जब कॉलोनीज हो जाती है 300 से अबोव, तो इजी नहीं होता काउंट करना, इसीलिए इतना स्टैंडर्ड देखा जाता है कि इतने काउंट तक अगर डाइल्यूशन में है, इतना बैक्टीरिया का काउंट है, तो इजीली काउंट हो जाता है और सही भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, a dry grainy brownish discoloration seen on frozen meat and poultry is called। फ्रोज़न मीट होते हैं और पोल्ट्री होती है, उसमें फ्रीज़र बर्न हो जाता है, जिसके कारण डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्राउन और ग्रेनी टाइप का दिखता है। यही ड्राई हो जाता है, मतलब मीट जो है बहुत ड्राई हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है और ग्रेनी उसका स्ट्रक्चर दिखता है, यही पूछा गया है। तो ये फ्रीज़र बर्न के कारण होता है, ठीक है। Next, in which of the following cooking method does the internal temperature of food exceed 100 डिग्री सेल्सियस? देखो, याद रखो, इंटरनल टेम्परेचर बोला गया है, एक्सटर्नल टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस से अबो नॉर्मली चला जाता है, लेकिन इंटरनल टेम्परेचर बहुत कम ऐसी मेथड होती है जिसमें इंटरनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अबोव जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, स्टीमिंग अंडर 5 LB प्रेशर इन अ रिटॉर्ट, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से अबव इंटरनल टेम्परेचर चला जाता है फूड का, ठीक है। नेक्स्ट, सिम्टम ऑफ एनाफाइलैक्सिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा सिम्टम है जो एनाफाइलैक्सिस का नहीं है? देखो, फेंट हो जाता है इंसान और डिजीनेस फील होती है, ये बिल्कुल सही बात है, एनाफाइलैक्सिस में ये होता है। ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है, ये भी सही बात है। स्पीकिंग में ट्रबल होता है, ये भी सही है। स्वेलोइंग में भी ट्रबल होता है, ये भी सही है। लेकिन हाई फीवर हो और बहुत दिन तक रहे, मतलब बहुत टाइम तक रहे, ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता, तो इसको आउट कर देते हैं, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, while storing non-perishable items in dry food store, which one of the following is incorrect? चलो देखते हैं
कीप द स्टोरेज एरिया क्लीन, बिल्कुल सही बात है, ये जीएमपी है। एरिया क्लीन रखना चाहिए, कूल रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, एयरी रखना चाहिए, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टोर ग्रेन्स इन बिन्स विथ वेल फिटिंग लिड्स, बिल्कुल सही बात है। अगर वेल फिटिंग लिड्स नहीं रहेगी तो उसमें इंसेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्टोर फूड ऑन रैक्स वेल अबोव फ्लोर। हाँ, फ्लोर से अबोव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर फ्लोर में रहेंगे तो भी इंसेक्ट जाने का चांस है। अवे फ्रॉम द वॉल, ये भी बात सही है, नहीं तो लिजर्ड वगैरह नहीं चली जाएगी, वॉल से लगे हुए रहेंगे तो। ये सब जीएमपी में आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आता है। अब ये बोल रहा है प्लेस क्लोज्ड सैक ऑफ ग्रेन डायरेक्टली ऑन द फ्लोर। अभी देखो, फ्लोर में डायरेक्ट रख देंगे तो ये जीएमपी नहीं है, और इसमें चांसेस है कि इंसेक्ट वगैरह चले जाएं फूड मटेरियल में। तो ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब सही मेथड है प्रोडक्ट स्टोरेज की। ठीक है, तो सेकंड वाला एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है कि अगर कोई हैवीली सॉइल्ड वेजिटेबल है, अब इसको, इसका क्लोरीनेशन हो रहा है। ठीक है, क्लोरीनेटेड वाटर से इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो इस केस में जो क्लोरीनेटेड वाटर है उसकी स्ट्रेंथ किस पीपीएम से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 100 पीपीएम से 200 पीपीएम तक की लिमिट सही है। इससे ऊपर अगर रखेंगे पीपीएम तो गलत है, मतलब ये रिकमेंडेटेड नहीं है, और उसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि अलाउड भी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फूड एलर्जेंस। अच्छा, इसमें से कौन सा फूड एलर्जन है बताओ। शुगर नहीं है फूड एलर्जन, राइस मिल्क बिल्कुल नहीं है, टेपियोका बिल्कुल नहीं है, बार्ले है, फूड एलर्जन है। ओके, नेक्स्ट, टोटल कार्बोहाइड्रेट इन 50 ग्राम शुगर फ्री कैंडी बार इज 29 ग्राम। देखो, यहाँ बोल रहा है टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना है, 29 ग्राम है, ऑफ विच शुगर एल्कोहल, शुगर एल्कोहल क्या होते हैं, पॉलीऑल्स होते हैं, इज 18 ग्राम। ठीक, हाउ मैनी कैलोरीज विल यू गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इफ यू कंज्यूम द फुल बार। ओके, तो देखो, पॉलीऑल्स भी कार्बोहाइड्रेट है और 29 ग्राम नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट है। तो हम टोटल कंटेंट देखते हैं इसमें। मेरी कोई राइटिंग को जज नहीं करेगा क्योंकि मैंने कंप्यूटर माउस से लिखा है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं जो बोल रही हूँ लिखते जाओ। टोटल कार्बोहाइड्रेट है 29 ग्राम, ठीक, जिसमें से 18 ग्राम पॉलीऑल्स हैं, तो माइनस कर दो, 29 माइनस 18 कितना बचा, 11 ग्राम। 11 ग्राम क्या है इसमें, कार्बोहाइड्रेट है, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट। उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 11 इंटू 4 इक्वल टू 44 ग्राम यहाँ पर मिला हमको नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट से। और पॉलीऑल्स से कितना मिलेगा, 18 ग्राम पॉलीऑल्स है, मतलब शुगर एल्कोहल है। ठीक है, 18 इंटू 2, क्योंकि पॉलीऑल्स 2 किलो कैलोरी प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम। ठीक है, तो 18 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो 36 किलो कैलोरी हमको यहाँ से मिल जाएगी पॉलीऑल्स से, और नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट से हमको मिल गई थी 44 किलो कैलोरी। तो 44 प्लस 36 कर दो, कितना हुआ, 80। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा 80 किलो कैलोरी पर मतलब एक कैंडी से हमको इतनी कैलोरी मिली है यहाँ पर। आंसर आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जनरल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग मटेरियल एज पर पैकेजिंग रेगुलेशन। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है प्रिंटिंग इंक जो है, पैकेज फूड पैकेज के यूज़ के लिए जो प्रिंटिंग इंक होती है उसको कंफर्म करना चाहिए आईएस स्टैंडर्ड 15495। बिल्कुल सही बात है, ये लिखा हुआ है पैकेजिंग रेगुलेशन में। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है
It should be able to withstand mechanical, chemical and thermal stress. ये भी बात सही है. Tin container once used shall not be reused for packaging of food. ये भी सही बात है. एक बार यूज करने के बाद दोबारा वो यूज में नहीं लिए जा सकते टिन कंटेनर्स. लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ये नहीं है सही, ये इनकरेक्ट है. In multi-layer packaging, all the layers of food package shall meet the requirement of packaging material specified in the regulation. ऐसा जरूरी नहीं है. जो जो लेयर कांटेक्ट में आती है ना फूड के, उसको पैकेजिंग रिक्वायरमेंट से फुलफिल मतलब करना चाहिए. बाकी बाकी में थोड़ा चल जाता है, लेकिन जो फूड पैकेज से प्राइमरीली कांटेक्ट में आती है उसके लिए ये करेक्ट होता अगर एक ही लेयर की बात होती तो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज अ क्रोमेन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर. विटामिन ई में क्रोमेन रिंग होती है इसके स्ट्रक्चर में. आप गूगल में सर्च करके इमेज देख लेना क्रोमेन रिंग कैसी दिखती है विटामिन ई में. विटामिन ई के स्ट्रक्चर में क्रोमेन रिंग है तो कैसी दिखती है. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन. अब हमको क्रॉस कंटामिनेशन प्रिवेंट करना है फूड मटेरियल में. तो ऑप्शंस क्या बोल रहा है. कीप रॉ फूड्स एंड रेडी टू ईट फूड सेपरेट एट ऑल टाइम्स. बिल्कुल सही बात है. रॉ फूड में ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं. रेडी टू ईट फूड जो है वो प्रोसेस्ड फूड है, साथ में रखेंगे तो क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा ना, इसलिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है वॉश हैंड्स थॉरोली आफ्टर हैंडलिंग रॉ मीट. सही बात है. रॉ मीट में माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए पहले ही हाथ धो लो, उसके बाद प्रोसेस्ड चीज़ों को टच करो. ठीक है. और फिर प्रोसेसिंग होती है तो माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, ऐसे बहुत हार्मफुल नहीं होते, इसे डर मत जाना. यूज सेपरेट कलर कोडेड चॉपिंग बोर्ड्स एंड नाइफ्स फॉर रॉ मीट, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड रेडी टू ईट फूड्स. सही बात है. रॉ फूड के लिए अलग नाइफ्स यूज़ करना चाहिए और चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना चाहिए और रेडी टू ईट फूड के लिए अलग. फोर्थ स्टेटमेंट है कीप रॉ मीट एंड पोल्ट्री अबव रेडी टू ईट फूड. बिल्कुल गलत बात है. अगर रॉ मीट को आप ऊपर रखेंगे फ्रिज में और नीचे रेडी टू ईट फूड को रखेंगे तो क्रॉस कंटामिनेशन होने के ज़्यादा चांस है. जबकि रॉ मीट क्योंकि ज़्यादा कंटामिनेटेड रहेगा और रेडी टू ईट फूड जो है वो प्रोसेस्ड है, उसमें कंटामिनेशन है नहीं ज़्यादा. तो रेडी टू ईट फूड को जो है हम ऊपर साइड रखेंगे रेफ्रिजरेटर में और रॉ मीट को, पोल्ट्री को हम नीचे साइड रखेंगे. ओके. तो राइट ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 करेक्ट ऑप्शन है, बाकी फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटीएज एंजाइम. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई. बिल्कुल सही बात है. इनमें से किसी से भी ऑब्टेन किया जा सकता है. प्रोटीएज एंजाइम कौन से होते हैं. जो प्रोटीन को तोड़ते हैं. ठीक है. प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं वो प्रोटीएज एंजाइम कहलाते हैं. प्रोटीएज एंजाइम के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए. पेपेन हो गया और ब्रोमेलिन हो गया और उसके अलावा फिसिन हो गया. फिसिन किस में मिलता है. फिग में मिलता है. ब्रोमेलिन किस में मिलता है. पाइनएप्पल से मिलता है. और पेपेन किससे मिलता है. पपाया से मिलता है. प्लांट प्रोटीएज आर यूज्ड एज अ डाइजेस्टिव एड. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. डाइजेस्टिव एड जैसे इसको यूज़ किया जाता है. प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा फास्ट, ब्रेक डाउन करेगा ना. उसके अब ये वाला थर्ड स्टेटमेंट भी सही है. और फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. प्रोटीएज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक्सोपेप्टाइडेजेस और एंडोपेप्टाइडेजेस. पेप्टाइड बॉन्ड को भी तोड़ते हैं. सही बात है. और एक्सोपेप्टाइडेजेस भी होते हैं, एंडोपेप्टाइडेजेस भी होते हैं. बिल्कुल सही बात है. ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसीलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू INS फॉर फूड एडिटिव्स.
ऑप्शंस है INS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नेम। The INS list may include additives that have not been evaluated by JACFA, ये भी सही बात है। INS 330 is the identification number of citric acid, ये भी बात सही है। It includes all dietetic and nutritive additives, नहीं, न्यूट्रिटिव एडिटिव्स फूड एडिटिव्स में नहीं आते हैं, ठीक। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट देखना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीबायोटिक परमिटेड फॉर यूज इन हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रासिटिकल। कौन कौन से प्रीबायोटिक यूज किए जा सकते हैं, परमिटेड हैं हेल्थ सप्लीमेंट के में यूज करने के लिए और न्यूट्रासिटिकल में यूज करने के लिए। लैक्टुलोज परमिटेड है, पैक्टिन परमिटेड है, पॉलीडेक्स्ट्रोज परमिटेड है, आइसोमाल्ट भी परमिटेड है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, ठीक है। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।